यूएस और ईयू बना रहे हैं उसके साथ अभी हमें अपने आप को जोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो कि टैरिफ लग जाए और हमारी इंडस्ट्री आउटडेटेड है इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाए या सफर करे, इसको भी समझना होगा। इसका मतलब ये है जो यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए रहेगा, क्योंकि इंडिया मस्ट अपग्रेड इंडस्ट्री टू अवॉइड ट्रेड पेनल्टीज। ये 2026 से यूरोप लागू करेगा। तो क्या हमारी इंडस्ट्री तैयार है, इस बात को समझना होगा। इसके अलावा जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म इम्प्लीकेशन फॉर लेबर एंड कोल स्टेट्स, जो हमारे कोल स्टेट्स हैं उन पे फर्क पड़ेगा। उनको अब पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री से नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में अगर माइग्रेट करना है तो नए स्किल सेट की जरूरत होगी, इस पे काम करने की जरूरत है। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोल वर्कर्स, अब सबको अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट आप कैसे करेंगे। तो आपको ओवरऑल ग्रीन एनर्जी के जॉब्स के ऊपर फोकस करना होगा ताकि जो एग्जिस्टिंग जॉब है उनके स्किल को मॉडिफाई किया जा सके। इसीलिए इंडिया कैन ऑल्सो लेवरेज, जैसा हमने कहा कि इस पूरे सिस्टम में जो नेगोशिएशन चल रहा है इसके अंदर जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म में, जस्ट ट्रांजिशन मतलब जो फेयर ट्रांजिशन है कि आप पॉल्यूटिंग से नॉन पॉल्यूटिंग में जाना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, वो कंसीडर किया जाएगा अगर आपकी पॉलिसीज प्रॉपर हैं। इसका मतलब ये है कि जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म की नेगोशिएशन में भारत को एक्टिव होना पड़ेगा। चीपर फाइनेंस हमें मिल सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, हमें सपोर्ट मिल सकता है ईवीज की सप्लाई चेन के लिए। म्युनिसिपैलिटीज या जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप उसको ईवी में कन्वर्ट करें, उसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय फंड मिल सकता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, इसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय फंडिंग मिल सकती है। रही बात क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, यहाँ पे इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पहले भी हम लोगों ने किया, सोलर अलायंस बना, बायो अलायंस बना, बायो एनर्जी अलायंस बना। तो नो फॉसिल फ्यूल फेज आउट कमिटमेंट अभी तक तो नहीं है, लेकिन डिमांड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इंडिया विल सॉफ्टन, क्योंकि अभी तक डेडलाइन नहीं है। कारण बहुत सिंपल है कि ट्रंप साहब अभी भी इस मुद्दे पे अपना वजन नहीं डाल रहे। जिस दिन अमेरिका ने एजेंडा बना दिया कि नहीं हमें माइग्रेट करना है, उस दिन प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। इंडियाज क्लेम ऑफ क्लाइमेट जस्ट एंड इक्विटी गेट्स रिन्यूड लेजिटिमेसी। इसके साथ ही जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम साउथ वर्ल्ड के लिए जो ग्लोबल साउथ है उसकी हम लीडरशिप कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में, अभी तो COP30 खत्म हुआ है, COP31, 32 के एजेंडा में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पुश कर सकता है। फायदा क्या होगा भारत का? इक्विटेबल क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर भारत दबाव बढ़ा सकता है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन क्या करेगा, जो पॉल्यूटिंग कंट्रीज हैं उनकी क्या जिम्मेवारी है और जो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड है उनकी क्या जिम्मेवारी है। और एडॉप्टेशन प्रायोरिटी फॉर डेवलपिंग नेशन ऑल गेन सपोर्ट फ्रॉम COP30, इसको लेके हमें फोकस करना होगा। ये तो सब बातें थी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। अब डोमेस्टिक लेवल पे हमको क्या करना है इसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। डोमेस्टिक पॉलिसी में एक्सपेक्टेड इंटरनल इंपैक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी ऑक्शन, जो हमारी अभी सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका ऑक्शन करके ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उसको अडॉप्ट करें, जो मेजर पावर कंज्यूमर्स हैं उनके लिए होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उसको हमें देखना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मैंडेट, जो बड़ी कंपनियां हैं चाहे वो पावर प्लांट्स हैं, पेट्रोल प्लांट्स हैं, बाकी जो है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज है, उनके लिए मैंडेट बनाना होगा। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को अडॉप्ट करने का काम करना होगा और अर्बन हीट एडॉप्शन प्लान, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है या पॉल्यूशन जिस तरह से दिल्ली में है इसको हम कैसे करें, इसके लिए हमें काम करना होगा। और जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये सीधी सी बात है कि स्टेट को एडॉप्टेशन ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन फाइनेंस और इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड, इन तीन जगह से राज्य सरकारों को पैसा मिल सकता है, प्रोवाइडेड राज्य सरकारों के पास प्लान हो। तो अंत में हम क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, COP30 इंपॉर्टेंट रहा, कई मायनों में मायूस हुआ, जैसे कि डेडलाइन जो थी फॉसिल फ्यूल से माइग्रेट करने की उस पर कोई बात नहीं हुई, ये बड़ा सेटबैक रहा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव क्या रहा भारत के लिए? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एनर्जी एंड कोल ट्रांजिशन, इस पे हमें काम करना होगा। राइजिंग फ्लो ऑफ एडेप्टेशन एंड फॉरेस्ट रिलेटेड फाइनेंसिंग, इसको लेके हमारे को फंड मिल सकता है जो फायदा करेगा।
India's climate diplomacy will strengthen जो हम global south की leadership कर रहे हैं, an opportunity to shape the global climate and trade rules. Climate and trade rules अगले 3 साल पे बहुत काम होगा, वो देखना होगा. लेकिन चिंता की बात क्या है? स्लो टाइमलाइन 2035 तक 1.2 ट्रिलियन डॉलर लगेंगे, लेकिन वो उन्हीं देशों को दिया जाएगा जिनका एक्शन प्लान परफेक्ट होगा और जो तैयार होंगे एडेप्टेशन के. अगर हम स्लो हुए हमारा नुकसान होगा. नो स्ट्रॉन्ग फॉसिल फ्यूल फेज आउट इंक्रीजेस इंडियाज लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिस्क. अब पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कि भाई फॉसिल फ्यूल का फेज आउट नहीं है, एक तरफ तो भारत का फायदा है, लेकिन जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी तो भारत पर पड़ेगा. तो शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान है भारत का. ग्लोबल अंडर परफॉर्मेंस में फोर्स इंडिया टू शोल्डर मोर डोमेस्टिक एडॉप्शन बर्डन. अगर हम लोगों ने तुरंत रफ्तार नहीं बढ़ाई और जो फंड इकट्ठा हो रहा है वो पहले ही बट गया, लेकिन हमारे ऊपर हम अगर स्लो हुए पैसा कहीं और चला जाएगा, फिर हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से हमें अपने ऊपर पैसा खर्चना होगा क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए. और ट्रेड लिंक क्लाइमेट रेगुलेशंस ये भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. तो भारत सरकार को इमीडिएटली इसके ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बना के इंडस्ट्री सेक्टर बाय सेक्टर काम शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो चुनौतियां बहुत गंभीर हो जाएंगी.